डेटा एनालिसिस में अब हम ट्राई करते हैं फॉर एग्जांपल रैंक एंड परसेंटाइल को, और ओके प्रेस करते हैं। जी, अब रैंक एंड परसेंटाइल जो है वो आपसे सिंपल इनपुट रेंज पूछ रहा है। तो हम A2 से सॉरी बल्कि A1 से कर लेते हैं। A1 से लेकर A28 तक की हमने रेंज दे दी, यहाँ पर इनपुट रेंज दे दी, यानी एक्चुअल डाटा वैल्यूज़ दे दी जिसे हमने फॉर्मूले के लिए डाटा अरे कहा था। और हमने पहली रो जो है वो एज ए लेबल यूज़ की हुई है, उसे भी क्लिक कर देते हैं और ओके प्लस प्रेस करते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास ये यानी मार्क्स हैं जो कि सॉर्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। ये उनके पॉइंट्स हैं, ये उनकी रैंकिंग है, और ये परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम एक्चुअल डाटा को कॉपी करें यहाँ पर, मैं फर्स्ट यानी एक्चुअल डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो इनमें क्या डिफरेंस है देखें कि जो हमारे पास यानी एक्चुअल डाटा था वो एक ख़ास प्रोसीजर से सॉर्ट आउट हुआ। उस सॉर्टिंग की बेस पर डाटा की रैंकिंग एलोकेट की गई। अब डाटा में हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 90 है, तो उसे रैंक 1 दे दिया गया। सेकंड हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 87 है, उसका रैंक 2 बन जाएगा। और ये जो पॉइंट हैं ये बेसिकली आपके पास क्या पॉइंट है, ये रेफरेंसेस हैं कि 90 जो है वो किस नंबर पर है। 90 जो है वो बेसिकली, जी हाफिज़ हुबैब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एनोटेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं। जी, ये जो 9 है ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो 9 नंबर पे ऑब्जर्वेशन थी वो उसने बताई है, यानी ये 9 नंबर ऑब्जर्वेशन जो कि 10 नंबर रो पर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि 90 जो है वो कहाँ पर मौजूद था, उसकी लोकेशन, ये उसकी रैंकिंग है, ठीक है। ये उसकी रैंकिंग है। तो आप इस तरह से जो है और ये उनकी परसेंटाइल कंट्रीब्यूशन है, परसेंटाइल कैलकुलेट किए हुए हैं हर ऑब्जर्वेशन के। कोरिलेशन और रिग्रेशन किया आप लोगों ने? नो सर, नहीं किया। नहीं किया। वो किसी को आइडिया है वैसे आपकी क्लास में से कोई 10-15 लोगों को भी आइडिया हो तो हम आसानी से इसे जो है कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। चलें, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह की बात करेंगे, और उसके बाद चंद एक एक्सरसाइजेस कर कर इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाएंगे। बाकी वैसे करने पे तो इसमें बहुत सारा काम है, अगर हम चाहें तो कम से कम 5-6 महीने इस एक्सेल पे लगा सकते हैं अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी है, आप इसमें अपनी कोड खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम में साझा है कि हमारे लिए इजीली पॉसिबल नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। सर हमारे कोर्स आउटलाइन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं या नहीं? नहीं, आपकी कोर्स आउटलाइन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, और आपके पास जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेंस में अगर होगी तो वो बेसिकली आर लैंग्वेज होगी, आर सॉफ्टवेयर होगा, जो कि एक तरह से लैंग्वेज भी है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है इस सेंस में कि जो आमतौर पे हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं उनसे मुराद होती है कि कंप्यूटर की पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स बनाना, जैसे एक्सेल सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बनाना, वर्ड का सॉफ्टवेयर बनाना, नोटपैड बनाना, या अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बनाना। लेकिन जो हम पढ़ेंगे या जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग एक तरह से कहलाएगी, यानी आपने मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हैं वो एक तरह से डेवलप करना होंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये कम से कम 4-5 सेमेस्टर से पहले नहीं होगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर के बाद आप आर लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं होंगे लेकिन बहुत लो लेवल पे भी नहीं होंगे, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग सेंस और दूसरी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं वो बेसिकली कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। कुछ कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिन पे आप जो आपको खुद फैसिलिटेट करते हैं, यानी आप जो है जैसे एक्सेल है ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कुछ खुद राइट नहीं करना पड़ता, आप जस्ट एक कमांड या फार्मूला लिखते हैं, डाटा की वैल्यूज इनपुट करते हैं और आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरा ये है कि या तो आप एक प्रोग्राम खुद बनाएं, ठीक है, और यानी एक कोडिंग करें। और मैं अगर आपको एक थोड़ी सी इन्वायरमेंट दिखाऊं एक्सेल के हवाले से इस वक्त, तो ये आपको कोई इन्वायरमेंट नज़र आ रही है इस वक्त, कोई अपडेट हुई है आपकी स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है, तो यस सर। हाँ जी, ये जो आपके पास इस वक्त नज़र आ रहा है इसमें
आपको ये गेट कल्चर के नाम से कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है? जो मैंने अभी सिलेक्ट किया। यस सर। ठीक है ना? Yes, ये sir. बेसिकली ये एक्सेल की प्रोग्रामिंग है। इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन हम इस स्टेज पे काम नहीं कर सकेंगे। ये आप लोगों को इसका इनिशियली कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और इसके लिए आपको टाइम भी बहुत चाहिए। अभी तो हमने एक्सेल ही अच्छी तरह नहीं की। अगर एक्सेल अच्छी तरह ना आती हो तो हम इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसकी प्रोग्रामिंग भी। लेकिन इसे सीखने से बेहतर है कि आर लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है वो कर ली जाए, मैटलैब कर लिया जाए या स्टार्टा कर लिया जाए, उनकी प्रोग्रामिंग कर ली जाए। इसी तरह से पाइथन है उसे कर लिया जाए। हमारी ट्राई होगी कि हम बेसिक लेवल की जो स्ट्रेटजीज है वो इजीली यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। लेकिन चूँकि हमारे पास रियल जो क्या नाम है एनवायरनमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो बाज़ दफ़ा हो सकता है आपको पता ही ना चलता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे किसी रेंज की सिलेक्शन है, मैं बड़ी तेज़ी से मूव कर लेता हूँ, रोज़ में अप डाउन आ जाता हूँ, पहले सेल से आखिरी सेल में आ गया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए साथ-साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएँगी। कुछ शॉर्टकट्स हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कुछ मैंने आपसे शेयर कर लिए थे, कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है? कोशिश करें मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जो भी आपको एक्सरसाइज़ बताई जाती हैं, उनकी बेस पर आप जो है उन चीज़ों को परफ़ॉर्म कर देखें। जैसे आज हमने जो है वो डाटा एनालिसिस के हवाले से 2-3 चीज़ें देखी हैं, इन्हें ज़रूर परफ़ॉर्म करें। अब ज़रूरी नहीं है कि डाटा आप वही यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप डाटा जो है वो डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ देख लें कि जो फ्रीक्वेंसी वाला फ़ॉर्मूला जैसे हमने यूज़ किया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कॉलम में सब कुछ लिखें। आप दूसरे कॉलम में भी लिखकर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी डाटा को यहाँ पे इस वक़्त कॉपी कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए और मैं फ्रीक्वेंसी के फ़ॉर्मूले को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? यानी मैं इसे रिकैलकुलेट करता हूँ एक चीज़ बताने के लिए सिर्फ़ कि फ्रीक्वेंसी और उसके बाद डाटा रेंज। अब डाटा रेंज जो है मैं दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? और जो बिन रेंज है वो मैं सिर्फ बिन वाली ऑप्शन को ले रहा हूँ, ठीक है? और इसे मैंने क्लोज़ किया, एंटर किया, तो अब ये देखें कि अब ये इस पूरे डाटा के मुताबिक सेलेक्ट हो गया, यानी दोनों कॉलम के मुताबिक जो आपके पास कैलकुलेशंस आ गई। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, जब भी आप इस फ्रीक्वेंसी में से किसी भी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपके पास बॉक्स की सूरत में हाइलाइट होगा, जिसका मतलब ये होगा कि बाकी जो कैलकुलेशन है वो अब ये देखें कि इनका फार्मूला डिम है इस वक्त। इसका मतलब है कि बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो प्रीवियस की बेस पे कैलकुलेट की गई हैं, यानी जो यहाँ फार्मूला आपने यूज़ किया था उसी की बेस पर बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर दी गई और एक तरह से ये ग्रुप फॉर्म में काम कर रही हैं।